गुड इवनिंग दोस्तों। फिर से एक बार आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक समस्यात्मक बालक एवं अपराधी बालक है। जुड़ जाइए आप लोग। इसके पहले हम लोग पुनर्बलन और अभिप्रेरणा पर चर्चा किया। उससे पहले समावेशी शिक्षा चल रहा था, जिसमें कि हम लोग प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, नेत्र बाधित बालक और श्रवण बाधित बालक पढ़ चुके थे। आज हम लोग समस्यात्मक बालक एवं अपराधी बालक के विषय में पढ़ेंगे। सबको प्रणाम, जुड़ जाइए। मैं आप लोगों से वादा किया था कि मैं शाम को फिर से आऊँगा, 10 बजे रात में फिर से आऊँगा। उस समय कुछ समस्या आ रही थी, बार बार हम लोग डिस्कनेक्ट हो जा रहे थे, तो पुनः आप लोग जुड़ जाइए। स्वागत है सबका। चलिए शुरू करते हैं। समस्यात्मक बालक, पहले कुछ अध्ययन अध्यापन हो जाए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे और सामाजिक विषयों पर चर्चा करेंगे। सबका स्वागत है। संजय कुमार जी, पंकज कुमार जी, रोहित दूरिया जी, पवन सिंह जी, सबका स्वागत है आप लोगों का। बिल्कुल आ जाइए, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। पवन सिंह जी बिल्कुल, साजिद अहमद खान जी बहुत अच्छा, सब लोग जुड़ चुके हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। समस्यात्मक बालक, मैंने पहले भी कुछ इसके पहले वाले छोटा सा वीडियो में कुछ चर्चा मैं किया था, फिर से पुनः करता हूँ। उसे मैंने डिलीट भी कर दिया था। वे बालक जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व, ध्यान से सुनिए, वे बालक जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी न किसी पक्ष में अत्यधिक असाधारण होता है, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। किसी भी बालक का जो व्यवहार है और उसका व्यक्तित्व है वो सामान्य नहीं होता है, वह सामान्य से बिल्कुल अलग होता है, तो ऐसे बालक को समस्यात्मक बालक कहते हैं। अपने इस असाधारण व्यवहार या व्यक्तित्व के कारण ये विभिन्न प्रकार से समस्याएं या समस्याओं को जन्म देते हैं। ये बालक सामान्य से इतने भिन्न होते हैं कि ये तरह तरह से अपने व्यक्तित्व एवं व्यवहार के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं, समस्याओं को जन्म देते हैं। बिल्कुल, आशुतोष चौहान जी प्रणाम, सबको प्रणाम। दलवीर चौधरी जी, पवन सिंह जी, इम्तियाज अहमद सिद्दीकी जी, सबका स्वागत है। चलिए आप लोग जुड़ चुके हैं इतने रात को भी, बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा कि आज तो काफ़ी कम लोग रहेंगे, लेकिन आप लोग सभी लोग हैं। बबीता गुप्ता जी बिल्कुल, अमित कुमार राय जी, सबका स्वागत है। चलिए, ये जो बालक होते हैं, समस्यात्मक जो बालक होते हैं, अपनी आयु, जिस आयु के होते हैं या जो इनका असाधारण व्यवहार है, व्यवहार की जो परिस्थितियां या स्थान है वो, या व्यवहार की प्रकृति व गंभीरता के अनुसार यह समस्याएं कभी माता पिता को, कभी शिक्षक को, कभी समाज को देते रहते हैं। इनके कारण जिस उम्र के होते हैं, यदि छोटे होते हैं तो माता पिता को देते हैं, यदि स्कूल में पढ़ते हैं तो अपने शिक्षकों को देते हैं, यदि समाज में वापस आ जाते हैं तो समाज को देते हैं। लेकिन तरह तरह से यह समाज में समस्या उत्पन्न करते हैं। अनुष्का अग्निहोत्री जी स्वागत है आपका। शशि मिश्रा जी, बिमलेश वाजपेयी जी स्वागत है सबका। सूरज यदुवंशी जी बिल्कुल, सबका स्वागत है। चलिए, एक मनोवैज्ञानिक है वैलेस टाइन, इन्होंने कहा था, इन्होंने जो समस्यात्मक बालक हैं उनको परिभाषित किया था। इन्होंने कहा था कि जो समस्यात्मक बालक हैं जिनके व्यवहार व व्यक्तित्व किसी न किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है, इनका जो व्यवहार एवं व्यक्तित्व होता है गंभीर रूप से, सामान्य रूप से नहीं। थोड़ा सा कोई गलती करके किसी से समस्या सबसे उत्पन्न हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी ये गलती नहीं करते हैं। ये बालक अपने व्यवहार एवं व्यक्तित्व से किसी न किसी बात में गंभीर रूप से समस्या
उत्पन्न करते हैं, असामान्य होते हैं। गंभीर रूप से यह सामान्य होते हैं, सामान्य नहीं होते, असामान्य होते हैं। और इसको इस तरह से हम विस्तृत रूप से परिभाषित कर सकते हैं, वे सभी बालक जिनके व्यवहार अथवा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। वह घर पे, विद्यालय में या समाज में समस्याओं के जनक, समस्याओं के कारक बन जाते हैं, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। ठीक है। अब जो समस्यात्मक बालक हैं उनको आप कैसे पहचानेंगे, कैसे आप पहचान लेंगे कि वो समस्यात्मक? प्रांजलि गुप्ता, आपका इतना बड़ा अनफॉरगेटेबल प्रांजलि गुप्ता, इतना बड़ा नाम है। पवन सिंह, बिल्कुल स्वागत है सबका। आज तो बहुत अच्छा है, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। चलिए, इन दोनों का मैंने नोट्स थोड़ा सा उसमें इसके पहले अभिप्रेरणा में मैं सिद्धांतों का नोट्स नहीं दे पाया था। टाइप नहीं हो पाता है, टाइप बहुत स्लो मैं कर पाता हूँ। और इसका समस्यात्मक बालक एवं अपराधी बालक दोनों का नोट्स मैं कल आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि अभी साफ उसका स्कैन नहीं हो पा रहा है। मैं कल वाले क्लास में उसको मैं दे दूंगा। चलिए, ये कौन से इनमें लक्षण या विशेषता होता है जो कि समान, इनका व्यक्तित्व एवं व्यवहार कैसे पहचान में आता है? तो इनमें दो तरह की मानसिक क्षमताएं होती हैं। एक तो न्यून मानसिक दक्षता वाला कुछ लक्षण होता है और कुछ अधिक मानसिक दक्षता वाला लक्षण होता है। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि न्यून मानसिक दक्षता वाला कौन कौन से लक्षण है जिससे हम इनको पहचान सकते हैं। सबसे पहले यह जो सामान्य है, जो न्यून मानसिकता वाले हैं, उनके लक्षण के विषय में हम पढ़ लेते हैं। पैसा अथवा अन्य वस्तुओं की चोरी करना। इस तरह के जो बालक होते हैं वह घर से या आस पड़ोस से पैसा चोरी कर लेते हैं या कोई सामान चोरी कर लेते हैं। इनका ये पहला लक्षण होता है जो इस तरह के समस्यात्मक बालक होते हैं। स्कूल के कार्यों में सक्रिय न होना। ये विद्यालय के जो कार्य होते हैं, जो विद्यालय में कार्य मिलते हैं, चाहे होमवर्क हो या विद्यालय का अन्य कार्य हो, उसमें सक्रिय नहीं होते हैं। उसके बाद शारीरिक एवं मानसिक कष्ट देकर आनंद लेते हैं। ये ऐसे समस्यात्मक बालक होते हैं जो शारीरिक या मानसिक कष्ट देकर आनंदित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी बच्चे से रास्ता पूछता है कि बाबू ये बताओ कि यह रास्ता कहाँ जाता है, तो यह बता दें कि यह रास्ता तो काफी दूर जाता है। और उसके बाद वह व्यक्ति जब चला जाता है दूर वाले रास्ते से, तो इनको बहुत मज़ा आता है। या किसी को मानसिक कष्ट देकर किसी को इस तरह से मजाक कर देते हैं, किसी के साथ झूठ बोल देते हैं, जिससे वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। और जब इनको शारीरिक और मानसिक कष्ट देते हैं तो यह पश्चाताप के बजाय ये आनंद की अनुभूति करते हैं, इनको आनंद आता है। यह इनका पहचान होता है। और इनका पहचान क्या है? अनुशासन का विरोध करना। यह हमेशा, चाहे विद्यालय का अनुशासन हो, छोटे रहते हैं तो घर का अनुशासन का विरोध करते हैं, बड़े होते हैं तो विद्यालय के अनुशासन का विरोध करते हैं, और यदि बड़े होते हैं समाज में चले जाते हैं तो उनका विरोध करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जैसे सामान्य से एक सामाजिक समस्या है बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग। लेकिन जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो तरह तरह से, मैं तेज भाग जाऊंगा, मैं इधर से भाग जाऊंगा, उधर से भाग जाऊंगा, तरह तरह के वो जुगत करते हैं, तरह तरह का प्रयास करते हैं कि उन्हें हेलमेट ना पहनना पड़े। अभी आप देख ही रहे हैं, जो समस्यात्मक बालक या समस्यात्मक व्यक्तित्व वाले लोग हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए सड़कों पे चले आ रहे हैं और मना करने पे लड़ने भी लगते हैं। तो ये सब समस्यात्मक लोगों का या समस्यात्मक बालकों की पहचान होती है। और आगे बुरा आचरण करना, इनका आचरण अच्छा नहीं होता है, ये बुरा आचरण करते हैं। ये समस्यात्मक जो बालक होते हैं यह बुरा आचरण करते हैं। उसके बाद यह सभी पे संदेह करते हैं।
इनको किसी पे विश्वास नहीं होता है। जैसे कोई न्यूज़ प्रकाशित हुआ या कोई न्यूज़ आया, उनको लगता है कि अभी झूठ है। उनको सभी लोगों पे सभी लोगों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे राजनेता हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, इनको सभी में कमी लगता है और सबको संदेह के दृष्टि से देखते हैं। और ये एक और इनमें एक बहुत बड़ा पहचान होता है, ये धोखा देते हैं। धोखा किसी रूप में दे सकते हैं। माता पिता को कहेंगे कि विद्यालय बंद है, विद्यालय नहीं जाएंगे, यह भी धोखा है। बड़े होते हैं तो इस तरह से और बड़े बड़े धोखा देने लगते हैं। तो ये बालक जो होते हैं यह धोखा देते हैं। ये सामान्य बालक नहीं होते हैं, ये तरह तरह से अपने माता पिता को, अपने शिक्षक को, समाज के अन्य व्यक्तियों को धोखा देते रहते हैं। उसके बाद इनका एक और बड़ा पहचान होता है, ये आपस में अश्लील बातें करते हैं। ये जब भी बात करेंगे यह अश्लील बातें करेंगे, अपने उम्र के आधार पर ये अश्लील बातें करते हैं। यह भी इनका एक पहचान होता है। और एक बहुत ही कॉमन पहचान है जो कि बहुत समय एकदम सटीक नहीं होता है, लेकिन तब भी एक लक्षण है, यह बिस्तर गीला करते हैं। यह भी एक इनका पहचान है कि यह अनुशासन तो कभी मानते ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, उसका सही बात आपने कहा कि यह समस्यात्मक जो बालक होते हैं, जब तक बहुत बड़ा उन्हें भय का खतरा नहीं रहता है तब तक वो अनुशासन को नहीं मानते हैं। आगे अश्लील बातें करते हैं और यह बिस्तर गीला करते हैं। इनका एक और पहचान है कि यह बिस्तर गीला करते हैं। अब इनमें से कुछ ये न्यून मानसिकता वाले लक्षण हैं, जिनमें कम मानसिक क्षमता होती है, उनमें ये लक्षण बिल्कुल। मैं इम्तियाज जी, मैं कारण भी बता रहा हूँ आपको। अभी लक्षण बता रहा हूँ, उसके बाद मैं कारण बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से सुने आप। हाँ बिल्कुल, ये किसी के विश्वास पात्र नहीं होते। और इनमें दो तरह की कैटेगरी होती है, कुछ मानसिक रूप से बहुत चालाक होते हैं और कुछ न्यून मानसिक योग्यता वाले होते हैं। तो ये जो लक्षण मैंने बताया, ये निम्न मानसिक योग्यता वाला बताया। अब मैं बता रहा हूँ जो थोड़ा सा बौद्धिक रूप से या मानसिक रूप से थोड़ा सा दक्ष होते हैं, उनकी मानसिक दक्षता थोड़ी सी अधिक होती है, वो किस तरह से समस्या उत्पन्न करते हैं या वो कैसे पहचान में आएंगे, उनके विषय में आप सुनिए। मानसिक द्वंद्व से ग्रसित होते हैं। द्वंद्व आप समझ रहे हैं, जब दो विचारधाराएं एक बराबर चलती है, उनको द्वंद्व कहते हैं। जैसे अभी उनको सिनेमा देखने जाना है कि विद्यालय जाना है, दोनों के विषय में द्वंद्व करने लगे कि निर्णय क्या ले। तो इस तरह से वो मानसिक, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, दूसरों को परेशान करने, बिल्कुल बिल्कुल। ये ज्योति सिद्धार्थ शुक्ला जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये लक्षण, बिल्कुल यही लक्षण होता है। मानसिक द्वंद्व से ग्रसित होते हैं। ये सदैव द्वंद्व से, इनमें दो विचारधाराएं एक साथ आती रहती हैं। ये द्वंद्व से भी ग्रसित होते हैं और हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता, लेकिन इनका सोच नकारात्मक होता है, इसलिए ये हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। सीमा से अधिक कठोर व्यवहार का होना, यह सीमा से अधिक, जैसे कठोर व्यवहार क्या होगा, यदि ये अपने भाई बहन को डांटते हैं तो डांटने के बजाय ये मार देंगे, या किसी को, रिक्शे वाले से कोई गलती हो गई तो रिक्शे वाले को ऐसे नहीं, यदि कोई बाइक गलती से, इनके शरीर में बाइक टच हो जाता है तो वह केवल सॉरी कहने से नहीं मानते, ये उनको कठोर दंड देने की कोशिश करते हैं। यह भी एक इनका समस्यात्मक बालकों का लक्षण होता है। और आगे इनका लक्षण है अप्रसन्न एवं चिड़चिड़े होते हैं। ये सदैव प्रसन्नचित नहीं रहते हैं, प्रसन्नचित मुद्रा में नहीं रहते हैं और चिड़चिड़े रहते हैं। छोटी छोटी बातों पे इनमें गुस्सा आ जाती है। पूनम गुप्ता, ठीक है, स्वागत है आपका। और क्या इनमें लक्षण होता है, लोगों के विरोध का शिकार होते हैं। ये लोग इनका विरोध करते हैं, उसके शिकार भी हो जाते हैं। अनावश्यक तर्क आधारित आख्याएं प्रस्तुत करते हैं, जो तर्कहीन है उन पे भी ये तर्कहीन है, उन पर भी ये आख्याएं प्रस्तुत करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक बार जनता कर्फ्यू, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू घोषित किया था, वह तर्कहीन बातें थी, लेकिन मेरे कुछ जानने वाले हैं वो तरह तरह के तर्क कर रहे थे कि इससे क्या होगा, इससे कौन सा फायदा हो जाएगा। तो ये अनावश्यक तर्क कहते हैं, जो सटीक नहीं होता है। ये तरह तरह के तर्क भी करते हैं। अब
इनका वर्गीकरण, कितने तरह के ये होते हैं, इनका वर्गीकरण भी हम जान जाएं। वर्गीकरण कई लोगों ने दिया है, लेकिन मैं आपको कुलश्रेष्ठ एवं मिश्रा, ये एसपी कुलश्रेष्ठ है, इनकी बहुत अच्छी पुस्तक है। इन्होंने 1980 में ऐसे बालकों का वर्गीकरण किया। हम उनके विषय में, उनके वर्गीकरण को ही केवल पढ़ेंगे। उन्होंने कई तरह के समस्यात्मक बालक बताएं जो समस्याएं उत्पन्न करते हैं। एक तो पहला व्यक्तिगत समस्या वाले बालक, एक इन्होंने कैटेगरी बताई जो व्यक्तिगत समस्या वाले बालक होते हैं उनकी। दूसरा कहा कि सामाजिक समस्या वाले बालक, दूसरा कैटेगरी इन्होंने बताया कि सामाजिक समस्या वाले, जो सामाजिक रूप से समस्या उत्पन्न करते हैं वो बालक। तीसरा विशिष्ट समस्या वाले बालक, कुछ बालकों में विशिष्ट तरह की समस्या। हाँ बिल्कुल अनुष्का, सही बात है, बोतल वगैरह क्लास गिराते रहते हैं, बिल्कुल यह भी लक्षण है इनका। लेकिन बोतल के और भी कारण हो सकते हैं, एक केवल कारण से इनको समस्यात्मक बालक नहीं कहा जा सकता है। तो एसपी कुलश्रेष्ठ एंड मिश्रा ने इनको तीन प्रकार बताए। उन्होंने कहा कि वो बालक, जो समस्यात्मक बालक जो व्यक्तिगत रूप से समस्या उत्पन्न करते हैं, एक कैटेगरी बताया। दूसरा कैटेगरी बताया कि जो सामाजिक रूप से समस्या उत्पन्न करते हैं, दूसरा कैटेगरी बताया। और तीसरा कैटेगरी ये बताए कि जो विशिष्ट तरह के समस्या उत्पन्न करते हैं। व्यक्तिगत रूप से समस्या उत्पन्न करने वाले बालकों की क्या क्या लक्षण है, क्या क्या वो करते हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे हम। जो व्यक्तिगत समस्या उत्पन्न करने वाले बालक हैं वो अत्यधिक संकोच करते हैं, वो अपनी बात किसी से कहते नहीं है। उनका एक पहचान है कि वो अत्यधिक संकोच करते हैं। और हकलाना, तुतलाना, ये भी उनमें एक लक्षण है। ये हकलाते हैं, तुतलाते हैं समस्याग्रस्त बालक। भयभीत रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से ये भयभीत रखते हैं। स्कूल न जाना, स्कूल से भाग जाना, ये सब व्यक्तिगत लक्षणों में आता है। निराशा की भावना से ग्रसित होना, कक्षा में चुपचाप बैठना, ये सब व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं जो बालक उत्पन्न करते हैं। पलायन करना, मित्र न बनाना, ये मित्र, इनके मित्र भी नहीं होते, ये मित्र भी नहीं बनाना चाहते हैं। एकाग्र में रहना, दिवा स्वप्न देखना, अंगूठा चूसना, बीमार रहना, चिंतित रहना, मूत्रस्राव करना, शीघ्र रोना, ये सब चीजें व्यक्तिगत सामाजिक समस्या वाले बालक होते हैं। व्यक्तिगत समस्या वाले बालक होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक समस्या वाले बालक क्या क्या करते हैं, उनमें कौन कौन सी लक्षण होती है। सामाजिक रूप से जो समस्याग्रस्त बालक होते हैं, सामाजिक समस्या वाले जो बालक होते हैं, उनमें क्या क्या लक्षण होती है उस पर अब चर्चा करते हैं। असभ्यता से बात करना, वह किसी से सभ्यता से बात नहीं करते हैं, असभ्यता से बात करते हैं। किसी को तुम कह देंगे, किसी को गाली दे देंगे। हाँ, गालियाँ देना, यह भी उनका एक लक्षण होता है, यह गालियाँ देना। और क्या, लड़ाई झगड़ा करना, समाज में किसी से ये लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। और चोरी करना, बेईमानी करना, धोखा देना, विपरीत लिंग से छेड़छाड़ करना, इनमें एक ये भी गुण पाया जाता है कि ये अपोजिट सेक्स वाले लोगों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तोड़ फोड़ करना, समाज के नियम भंग करना, जो सामाजिक नियम है उसको ये मानते नहीं है, उसको बार बार चैलेंज करते हैं तरह तरह से, चाहे वो घर पे हो या घर से बाहर हो या विद्यालय में हो, तरह तरह से जो सामाजिक नियम है उसको भंग करते हैं। विद्यालय के नियमों को भंग करना, झूठ बोलना, क्रोधित होना, ये सब इनके लक्षण होते हैं। क्या इसे ही मोटी बुद्धि वाले? नहीं इम्तियाज जी, इसे मोटी बुद्धि वाले बालक नहीं कहा जा सकता है। वो मोटी बुद्धि वाले, ठेठ भाषा में जिसे आप कह रहे हैं, वो मंद बुद्धि बालक, मैं उसे पढ़ा चुका हूँ। मोटी बुद्धि वाले बालक, मंद बुद्धि बालक मैं पढ़ा चुका हूँ। ये मोटी बुद्धि के नहीं होते हैं, ये समस्या उत्पन्न करते हैं। मोटी बुद्धि वाले बालक जो होते हैं, मंद बुद्धि के बालक होते हैं, वो खुद समस्या से ग्रसित होते हैं। वो किसी को ऐच्छिक रूप से, अनजाने में भले कोई किसी को परेशानी हो जाए, बट ऐच्छिक रूप से वो किसी को उनका परेशान करने का नियत बिल्कुल नहीं रहता। अब जो विशिष्ट समस्या वाले बालक हैं, जो अंधता होता है, गूंगापन होता है, न्यून दृष्टि होता है, यह भी समस्यात्मक बालक, इनसे भी समस्या उत्पन्न होती है। हीन मनोग्रंथि से ग्रस्त, अपंग, बहरापन, कम सुनना, बीमार रहना, मानसिक बाधिता, ये वंचन, ये सब ऐसे तरह के बालक भी
समस्या उत्पन्न करते हैं। अपने आप को बहुत माइंडेड समझते हैं। नहीं, ये हाँ, गर्व तो इनमें होता है, गर्व होता है। ये अपने सामने किसी को समझते नहीं। ये अंडरस्टूड कई लक्षण इनमें ऐसे दूसरों को नीचा दिखाना, बिल्कुल ये भी हो सकता है। ये दूसरे को नीचा भी दिखाते हैं समस्याग्रस्त बालक, बिल्कुल ऐसा भी होता है। अब हम आते हैं कि कारण, क्या क्या कारण है। किसी ने पूछा था, शायद इम्तियाज जी आपने ही पूछा था कि क्या क्या कारण है, इनका क्या कारण हो सकता है कि जो समस्याग्रस्त बालक हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक जो सब में फिक्स कारण है, चाहे अंधे में, चाहे श्रवण बाधित में, चाहे प्रतिभाशाली में, चाहे मंद बुद्धि में, चाहे पिछड़ा बालक में, सब में एक कॉमन जो कारण है वह कारण होता है अनुवांशिकी। वह कारण होता है अनुवांशिकी। यह सब में आप लिख सकते हैं। जो ये अनुवांशिकी से, अनुवांशिक लक्षणों से प्राप्त होता है। कुछ के देखे होंगे कि पिता भी उस तरह के हैं, वो बच्चे भी उस तरह के हो गए, या माँ है तो बच्चे हो गए, तो इस तरह के, या उनके दादा दादी थे तो उस तरह से उनका लक्षण आ जाता है। आप बेटे का शिकायत लेकर उसके पिता से गए तो पिता आपको ही गाली देने लगेगा, आपको ही डांटने लगेगा। ऐसे भी समाज में आप लोगों को देखे होंगे। विशु जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। ऐसे भी लोग आप देखे होंगे। तो ये सबसे पहला जो कारण है अनुवांशिक कारण है। उसके बाद दूसरा शारीरिक कारण। शारीरिक कारण भी बहुत सारे होते हैं, जैसे बार बार बीमार पड़ जाना, या कोई शारीरिक कष्ट होना, जैसे ये बार बार चिड़चिड़ापन हो जाता है, या कभी कभी शारीरिक कारणों से इनमें नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, नेगेटिविस्ट हो जाते हैं, ये सारी बातों को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। ये सब कारण है जो कि इनको समस्याग्रस्त बालक बना देता है। थोड़ा सा ये देखिए, अभी हम लोग अपराधी बालक पढ़ेंगे तो समस्यात्मक बालक समस्या उत्पन्न करते हैं। अपराधी बालक पर हो जाते हैं, मैं वहां पे चर्चा करूंगा। उस समय मैं दोनों का एक बार आप लोगों के सामने तुलना भी करके बता दूंगा कि कैसे ये एक दूसरे से भिन्न है। पहला कारण किसी ने पूछा था, मैं भूल गया, जो आप कारण पूछ रहे थे, समस्यात्मक व्यवहार के कौन कौन से कारण है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि शारीरिक कारण, अनुवांशिक कारण सब में लगभग कॉमन है, सब में अनुवांशिक कारण होता है। दूसरा बड़ा कारण है शारीरिक कारण। दूसरा बड़ा कारण है शारीरिक कारण। शरीर के रोग से, शरीर की समस्या से, शरीर की पीड़ा से कुछ नकारात्मक भाव आ जाता है और समस्याएं वो उत्पन्न करने लगते हैं कि समाज में मैं ठीक नहीं हो सकता हूं तो दूसरे को परेशान करूं। इस तरह से उनमें एक नकारात्मक भाव आ जाता है। और इसके बाद जो पॉइंट है वह है स्वभाव संबंधी अथवा संवेग के कारण। संवेग मैंने आपको कल समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था कि संवेग क्या है। जो आपका विचार, भावना क्या है, जो विचार का आंतरिक रूप है, जो विचार आपके मन में आया लेकिन वो प्रकटीकरण नहीं हुआ, तो वो क्या होता है, भावना होता है। और जब विचारों का प्रकाशन हो जाता है, विचार जब बाहर आ जाते हैं तो संवेग होता है। मैंने संवेग वाले में बताया था। फिर संवेग से कैसे मूल प्रवृत्ति बनती है, इस पे भी मैंने काफ़ी कुछ बताया था कि किस संवेग से क्या। तो जो संवेगात्मक कारण है उससे भी इनमें, जिसमें जो संवेग तीव्र होता है, जैसे जिनमें भय होता है, भय जिनमें संवेग तीव्र होगा वो पलायन अपनाएगा। जिसमें क्रोध होगा वह, जिसमें क्रोध की संवेग अधिक प्रबल होगा, वो क्या करेगा, दूसरे युत्साह, वो हमेशा झगड़ालू स्वभाव का हो जाएगा। हमेशा वो चाहेगा कि झगड़ा हो जाए। नागमणि, बहुत ही ओबीडियंट छात्र हैं भाई आप, बिल्कुल हर समय उपस्थित रहते हैं। नागमणि सिंह, बिल्कुल स्वागत है आपका। उसके बाद सामाजिक और परिवेश। जिस समाज में बच्चे रहते हैं, कभी कभी आप देखे होंगे वहाँ का समाज ही दूषित है, वहाँ का परिवेश ही दूषित है, जो इनको प्रोत्साहन करता है। आप देखे होंगे कई ऐसे जगह बस्तियों में गए होंगे, जैसे आप कभी देखे होंगे गलती से किसी बच्चे को चोट लग गया, ऐसा वर्ग या समुदाय वहाँ पे है कि बच्चे को जिसको चोट लगा उससे अधिक उसके घर वाले से भी अधिक गांव वाले सब मिलकर वो चाहते हैं मार ही डाला जाए। ऐसी घटनाएं होती हैं। तो
जैसा समाज और जैसा परिवेश होता है वैसे बालकों का स्वभाव विकसित हो जाता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जैसा सामाजिक परिवेश होता है उस तरह का उनका स्वभाव। यदि समस्यात्मक सामाजिक परिवेश है तो वो समस्या उत्पन्न करते रहते हैं। अब पहचान कैसे करेंगे? एक तो लक्षण होता है जिससे पहचान कर लेते हैं। अब पहचान करने के और कौन कौन से तरीके हैं इस पे हम चर्चा करेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक घृणा, बिल्कुल घृणा भी करते हैं ये। सब कुछ नहीं बताया जा सकता है, संवेग में बता दिया गया है। घृणा भी संवेग है, उस घृणा भी संवेग है। तो एक ही बार में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल आप अच्छा पकड़ रही हैं अनुष्का। निरीक्षण विधि द्वारा, जो निरीक्षण क्या होता है? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। अवलोकन द्वारा जो आपको लक्षण बताए गए हैं उन लक्षणों को ध्यान में रखकर आप अवलोकन कर रहे हैं तो आप पहचान लेंगे कि ये बालक समस्यात्मक बालक है या इस कैटेगरी में यह बालक आता है। ठीक है। उसके बाद साक्षात्कार द्वारा इनके साक्षात्कार लेकर, इनसे बात करके, आमने सामने की स्थिति में इनसे बात करके आप पहचान लेंगे कि यह बालक समस्यात्मक बालक है। उसके बाद अभिभावकों, शिक्षकों तथा मित्रों से वार्तालाप करके, इनके अभिभावक से बात करेंगे तभी आप जान जाएंगे ये समस्याग्रस्त बालक है। इनके माता पिता से या इनके दोस्त मित्र जो होते हैं, आस पड़ोस के होते हैं, उनसे भी आप बात करके आप पहचान सकते हैं कि यह बालक समाज और संगति का असर सबसे ज़्यादा होता है। बिल्कुल सबसे ज़्यादा होता है। यह मैं समय मिलेगा तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ाऊंगा कि वातावरणीय कारण, अनुवांशिक कारण से बेसी अधिक प्रभावशाली वातावरणीय कारण होता है। वह सब जगह वो कार्य करता है अनुष्का, तो यहाँ पर भी वो कार्य करेगा। अनुवांशिकी से अधिक वातावरण का प्रभाव होता है। चलिए, अब मैं कह रहा था कि उनके अभिभावक, शिक्षक या मित्र मंडली से आप पूछकर, इंटरव्यू लेकर उनका भी आप जान जाएंगे, वार्तालाप करके जान जाएंगे कि यह बालक समस्यात्मक बालक है। अब संचयी अभिलेख, विद्यालयों में जो संचयी अभिलेख होता है उसके द्वारा भी आप जान जाएंगे कि यह बालक समस्यात्मक बालक है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा, कई मनोवैज्ञानिकों ने टेस्ट बनाया, इसके समस्यात्मक बालक के जानने के लिए इन्वेंटरी या टेस्ट बनाया। उस टेस्ट को, प्रश्नों को हल करेंगे, उस प्रश्नों के हल करने के तरीका से, उसके उत्तरों से आप जान जाएंगे। अमित भारती, स्वागत है आपका। उन मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण होते हैं उनके द्वारा भी आप जान जाएंगे कि यह बालक समस्यात्मक बालक है। उस टेस्ट के द्वारा ही आप जान जाएंगे कि यह बालक समस्यात्मक बालक है। अब इनकी शिक्षा किस प्रकार दिया जाए कि जो समस्यात्मक समस्या है वह भी समाप्त हो जाए, उससे भी छुटकारा मिले और साथ ही इनकी शिक्षा भी दी जा सके। अब इस तरह से हम शिक्षा कर दें कि यह दोनों कार्य हमारा एक साथ पूर्ण हो जाए। साक्षी मिश्रा, पेरेंट्स के ध्यान न देने से, हाँ बिल्कुल, मैं वही अभी बताने वाला हूँ जो आपने कहा, पेरेंट के ध्यान न देने से भी ये मैं अभी बताने ही वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले शिक्षा जो प्रणाली है रुचिकर हो, जिससे बालक विद्यालय में आनंद का अनुभव कर सके और दुर्व्यसनों में पढ़ने से बच सके। यदि आपके शिक्षक, आपके विद्यालय का परिवेश बहुत आनंददायक होगा तो बच्चा सोचेगा बाहर जाकर बदमाशी करने से अधिक तो मजा इन दोस्तों आ रहा है। तो आप अध्ययन प्रणाली को, आप जो शिक्षा प्रणाली को अधिक रुचिकर बनाकर, अधिक इंटरेक्टिव बनाकर आप इनके समस्याओं को समाधान कर सकते हैं और इनको शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। और क्या हम कर सकते हैं? शिक्षकों को चरित्र, व्यक्तित्व एवं व्यवहार अच्छा और प्रभावशाली रखना चाहिए ताकि उनका अनुकरण
फिर शुरू हो गया था। आप गुरुजी अपने हिसाब से पढ़ाइए, आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों समस्या, कौन है? ये तो नाम ही इनका नहीं दिख रहा है। क्यों समस्या होगी? बिल्कुल, शिक्षक का चरित्र, शिक्षक का व्यक्तित्व और शिक्षक का व्यवहार इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि वह छात्र उनका अनुकरण करे और उन फिर समस्या उत्पन्न हो। ठीक है, अगला पॉइंट है विद्यालय अनुशासन। विद्यालय में स्व अनुशासन, उसे प्रेरित करके अनुशासन किया जाए कि बाहर का दबाव ना हो, कठोर अनुशासन ना हो, लेकिन उनको अनुशासन में। आप लोग सुन पा रहे हैं? कोई रिप्लाई करे, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? कोई रिप्लाई करे, सुन पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे चलते हैं। अपनाकर भी इसे ठीक किया जा सकता है, इनकी समस्याओं को दूर किया जाता है। इनकी समस्या उत्पन्न करने की जो प्रवृत्ति है उससे उसे दूर किया जा सकता है। विद्यालय में समय समय पर खेलों, नाटकों आयोजन करके इनको ठीक किया जा सकता है। जैसे पढ़ने में इनको आनंद नहीं आता है, तरह तरह की असुविधा उत्पन्न करते हैं जब, लेकिन खेल होता है तो खेल में ये रुचि लेते हैं, या नाटक, इस तरह से जो विद्यालय के कार्यक्रम हैं उनका आयोजन होता है तो ये आनंद लेते हैं, वो आनंद लेते हैं। तो उससे भी इनकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। विद्यालय के विभिन्न कार्यों में बालकों का यथासंभव सहयोग लिया जाए। विद्यालयों के जो कार्यक्रम है उसमें यथासंभव सहयोग लिया जाए। सहयोग लेने से या उसमें जब पार्टिसिपेट करेंगे तो इनकी समस्याएं, जो समस्या है वो उतनी प्रबल नहीं होगी और उसमें यह आनंद लेने लगेंगे तो इनकी समस्या भी समाप्त हो जाएगी। समस्या उत्पन्न करने की जो प्रवृत्ति है वह भी समाप्त हो जाएगी। विद्यालय के पाठ्यक्रम संतुलित हो, जो बालक को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करे। पाठ्यक्रम बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, इतना लेंदी नहीं होना चाहिए कि वह उससे घबराए और तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न करे, या पाठ्यक्रम इतना सरल भी नहीं होना चाहिए जिससे वो समस्या। आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? आप लोग सुन पा रहे हैं? चलिए, अच्छा है। पाठ सहगामी क्रियाएं जैसे देशाटन, जो स्काउट, एनएसएस, इस तरह के जो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं इनको विद्यालय में इनका आयोजन किया जाना चाहिए। इससे भी इनकी जो समस्याएं हैं या समस्या उत्पन्न करने की जो इनकी प्रवृत्ति है। विद्यालय में पुस्तकालय एवं कार्यशाला की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में पुस्तकालय एवं कार्यशाला की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यवसायिक तथा सामाजिक निर्देशन की व्यवस्था, एक काउंसलर की नियुक्ति होनी चाहिए या काउंसलर के पास इनको ले जाना चाहिए, जिससे कि ये व्यक्तिगत समस्या है, शैक्षिक समस्या है या व्यवसायिक तथा सामाजिक समस्या है, उनका निराकरण किया जा सके। खेल खेल में सिखाया जा सकता है, बिल्कुल इनको खेल खेल में सिखाया जा सकता है। और खेल में जब रुचि लेंगे तो ये जो बदमाशी करते हैं, जो समस्या उत्पन्न करते हैं, वह नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। विद्यालय तथा परिवार में समन्वय, इनके परिवार से हमेशा संपर्क में रहना चाहिए, जिससे आज का दिन ही खराब है, बार बार आज फिर नेट की समस्या हो जा रही है। बालक को स्वयं समस्याओं के हल ढूंढने के लिए अवसर तथा उचित निर्देशन देना चाहिए कि जो समस्याएं हैं वह स्वयं से ढूंढे। जैसे जो काउंसलर होते हैं वह उनकी समस्याओं के वो खुद नहीं बताते हैं, वो बालकों से ही पूछते हैं
कि आपकी जो समस्या है उसको खुद पहचान कर खुद उसका निराकरण करें। कठोर दंड का व्यवस्था या प्रावधान नहीं होना चाहिए। बालकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बालकों की सुरक्षा, असुरक्षित व्यक्ति भी अपराध करते हैं तो उसलिए बालक को पूर्ण सुरक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। उसके बाद नैतिक, धार्मिक, यौन शिक्षा आदि पाठ्यक्रम में उचित प्रबंध किया जाना चाहिए जिससे वह इस तरह से समस्या न उत्पन्न करे। ये समस्यात्मक बालकों के शिक्षा की बात रही। अब हम पढ़ेंगे अपराधी बालक। किनको हम अपराधी बालक कहेंगे? सब लोग एक बार फिर से ध्यान इधर दीजिए। अब एक नए कैटेगरी के बालक हम पढ़ेंगे, अपराधी बालक। किन बालकों को हम अपराधी कहेंगे? वह समस्यात्मक बालक तो होते हैं लेकिन उनकी समस्या जो वो उत्पन्न करते हैं वो इतनी प्रबल होती है कि शासन द्वारा निर्धारित जो कानून व्यवस्था है उसके अंतर्गत उनको दंड दिया जा सकता है। ऐसे बालकों को हम अपराधी बालक की श्रेणी में रखते हैं। जैसे इसको किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं, आप देखिए। शुभम यादव जी, मयंक पचौड़ी जी, स्वागत है सबका, आप सभी लोगों का। बालकों के द्वारा सामाजिक मूल्यों के विपरीत, जो बालक हैं उनके द्वारा सामाजिक मूल्यों के विपरीत किया गया प्रत्येक कार्य बाल अपराध कहलाता है। जो सामाजिक स्वीकृति है, जो सामाजिक मूल्य है, उससे विपरीत जो भी कार्य आप करेंगे वो बाल अपराध के अंतर्गत आता है तथा इन्हें करने वाले बालक बाल अपराधी कहे जाते हैं। जो सामाजिक जो मूल्य है उससे विपरीत जो कार्य बालक करते हैं उन बालकों वो बाल अपराध के अंतर्गत आता है और जो बालक यह कार्य करता है उसे बाल अपराधी कहते हैं। इस प्रकार के कृत्यों का विस्तार बहुत अधिक है। इसमें साधारण उदंडता से लेकर हत्या, बलात्कार जैसी गंभीर अपराध भी सम्मिलित किया जाता है। इस श्रेणी के बालकों में छोटे छोटे जो हैं उससे लेकर बड़ा बड़ा जो क्राइम है, जो घृणित कार्य हैं जैसे हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराध को भी बाल अपराध के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। बर्ट महोदय, बर्ट का आप नाम सुने होंगे। EQ उन्होंने दिया था, पिछड़े बालक का जो सिद्धांत था EQ इक्वल टू, आपको याद होगा, शैक्षिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100। चलिए, वही बर्ट महोदय ने इनको बाल अपराधी बालकों को परिभाषित किया था। उन्होंने कहा था कि शाब्दिक अर्थ में वह बालक अपराधी कहलाता है। शाब्दिक अर्थ में वह बालक अपराधी कहलाता है जिसकी समाज इतनी गंभीर हो जाए, जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हो जाए कि शासन को इसके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़े। इनका जो अपराध है या समाज विरोधी जो इनकी गतिविधियां है इतना उग्र हो जाए, इतना गंभीर हो जाए कि शासन को इनको शासन को कार्रवाई करनी पड़े। तो ऐसे बालकों को उन्होंने बाल अपराधी की संज्ञा दी है। बर्ट महोदय ने ऐसे बालकों को बाल अपराधी की संज्ञा दी है। इस तरह से हम तीन जो मुख्य है परिभाषा में 3 लक्षण प्राप्त करते हैं, 3 लक्षण देखते हैं। पहला, बाल अपराध एक समाज विरोधी कार्य है। बाल अपराध एक समाज विरोधी व्यवहार है। यह एक विशेष आयु वर्ग, यह 12 से लेकर 21 तक को माना गया है कि 12 से 21 के मध्य में जो अपराध करते हैं उनको बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। यह मुख्य रूप से इसी के बालकों द्वारा किया जाता है। कानून के द्वारा यह दंडनीय होता है। यह नहीं है कि आप 21 वर्ष से कम हैं तो आपको कानून दंड नहीं देगा। यह कानून के द्वारा भी यह दंडनीय कार्य होता है। बाल अपराध की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं।
आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं क्या? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, नेट स्लो है। हमें सुन पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, यदि नहीं सुन पा रहे होंगे तो फिर से एक बार मैं इसको ले लूँगा, इस क्लास को। चलिए, इनके क्या इनके लक्षण है, उस पे हम, या क्या इनकी विशेषताएं हैं, उस पर चर्चा करते हैं। ये औसत शारीरिक संरचना वाले, गठीले, शक्तिशाली तथा निर्भीक होते हैं। जो बाल अपराधी होते हैं वह औसत, उनकी शरीर की बनावट, शरीर की संरचना औसत होती है, उनका शरीर गठीला होता है और यह शक्तिशाली तथा निर्भीक होते हैं। यह किसी से डरते नहीं हैं, बचपन से ही इस तरह का इनकी प्रवृत्ति होती है। अभिषेक जी, स्वागत है आपका, आप भी जुड़ गए हैं। आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय रहता है। बाल अपराध के विषय में आज चर्चा हो रही है। अगला लक्षण ये है कि स्वभाव से ये बेचैन, यह स्वभाव से बेचैन, बहिर्मुखी, उग्र तथा विध्वंसक होते हैं। इनका जो व्यवहार होता है वह उग्र होता है, बहिर्मुखी होता है एवं विध्वंसक होता है। ये हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं और हमेशा तोड़ फोड़, विध्वंस करने की बात ये सोचते रहते हैं। इनमें शासन अथवा शक्ति के प्रति विरोधी अभिवृत्ति होती है। यह शासन का एवं शक्ति का ये हमेशा विरोध करते रहते हैं। इनके व्यक्तित्व में अस्थिरता होती है, इनका व्यक्तित्व सामान्य नहीं होता है, ये व्यक्तित्व में अस्थिरता होती है। तरह बार बार इनका व्यक्तित्व बदलता रहता है, कभी रोने लगेंगे, कभी किसी को मार देंगे। इनमें अस्थिरता होती है, इनमें दूरदर्शिता की कमी होती है। जो ऐसे बालक होते हैं वो, उनमें दूरदर्शिता की कमी पाई जाती है। आगे और लक्षण है, किसी समस्या को सुलझाने के लिए ये किसी व्यवस्थित योजना को पूर्व निर्धारित नहीं करते हैं। ये किसी को सुलझाने के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं। अगला लक्षण है कि अवसादग्रस्तता इसके व्यक्तित्व का मुख्य लक्षण होता है। ये इनका व्यक्तित्व अवसादग्रस्त होता है। प्रत्येक 5 अवसादग्रस्त बालकों में से एक बाल अपराधी जरूर बन जाता है। यह इतना बड़ा इनका व्यक्तित्व अवसादग्रस्त होता है कि प्रत्येक 5 अवसादग्रस्त बालकों में से, हाँ बिल्कुल, कॉलेज में भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, प्रत्येक 5 में से एक अपराधी बन जाता है। अब इनके प्रकार कौन कौन से हैं, बाल अपराध के प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे सबसे बड़ा प्रकार है, इन पर प्राप्ति की प्रवृत्ति होती है। ऐसे अपराधी जिनको प्राप्ति की प्रवृत्ति होती है, वो कौन कौन सा अपराध करेंगे? चोरी करेंगे, चैन स्नैचिंग करेंगे। ये प्राप्त करना चाहते हैं, ये चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए गलत तरीका अपनाते हैं और जैसे चोरी जैसी घटनाओं का अंजाम देते हैं। धोखाधड़ी, यह धोखाधड़ी, किसी का पैसा ले लेंगे तो देंगे नहीं, किसी का कोई सामान लेंगे तो लौटाएंगे नहीं, तो ये धोखा भी देते हैं। इनकी प्रवृत्ति, तो दूसरा प्रकार धोखाधड़ी हो जाता है। तीसरा प्रकार उग्र प्रवृत्तियाँ, ये बहुत ही उग्र प्रवृत्ति के होते हैं। चौथा इनमें जो प्रकार होता है वो बाल लैंगिक अपराध होता है। ये एक प्रकार है, जो इस तरह के बालक होते हैं जो लैंगिक अपराध भी करते हैं। और 5वां जो इनका प्रकार है, भगोड़ापन है। यह विद्यालय से भाग जाते हैं, घर से भाग जाते हैं, यह भी एक बड़ा अपराध होता है। देखे होंगे कि आप लोग, यह बालक घर से पहले विद्यालय से भागते हैं, बाद में थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो घर से ही भाग जाते हैं। तो यह भी इनमें एक बहुत बड़ा ये प्रकार है इनका। अब कारण क्या क्या, बाल अपराधी बनने के कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण बच्चे अपराधी बन जाते हैं? तो जो इसको कई भागों में कैटेगराइज किया गया है, कई भागों में बांटा गया है। जैसे बुद्धि के तेज होते हैं, बिल्कुल बुद्धि के, जरूरी नहीं है इनका बुद्धि सदैव तेज हो, लेकिन बुद्धि के तेज होंगे वही अपराधी जनरली बनते हैं, अनुष्का जी। यह, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक आधार नहीं है कि जो बुद्धि के तेज होंगे वही अपराधी होंगे, लेकिन निश्चित तौर पे व्यवहारिक रूप से ये बुद्धि। व्यक्तिगत कारण, यह व्यक्तिगत कारण जैसे वंशानुगति,
अपराधी के लड़का अपराधी हो जाता है, वंशानुगति। शारीरिक कारण, शरीर में जो कारण, जो समस्या उत्पन्न करने वाला कारण था, ठीक उसी तरह से इनका भी कारण होता है। और दूसरा मानसिक कारण, जो समस्यात्मक होता है, उसी तरह का यह भी कार्य करते हैं, लेकिन इनका जो समस्या वो सामान्य सामाजिक समस्या उत्पन्न करते हैं, लेकिन यह इतना बड़ा समस्या उत्पन्न कर देते हैं कि कानून द्वारा निर्धारित जो दंड संहिता है उसके अंतर्गत इनको सजा भी देनी पड़ती है। इनका अपराध, ये इतना अपराध करने लगते हैं। उसके बाद सामाजिक कारण क्या क्या हो? समाज की भौतिक ढांचा, जो आज अंधाधुन लोग और बड़ा, जैसे किसी के पास 1 लाख का मोबाइल फ़ोन है तो उसके पास भी 1 लाख का, जो ये सामाजिक ढांचा है, यह भी अपराधी बालक को अपराधी बनाता है। फ्रॉड होते हैं, बिल्कुल मैंने कहा है कि यह धोखाधड़ी देते हैं, फ्रॉड होते हैं। उसके बाद जो दूषित समाज है, समाज में जो दूषित है, आप देखे होंगे कि कोई माफिया राजनेता हो जाता है या उसकी चर्चा बैठकर सार्वजनिक रूप से उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, उसका त्याग किया जाना चाहिए, तो उल्टे हम लोग सामाजिक स्थलों पर बैठकर उसकी चर्चा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं कि उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतना सामर्थ्य है। तो यह दूषित समाज एक बहुत बड़ा कारण है बाल अपराध के तरफ बच्चों को ढकेलने में। हम जिनकी भर्त्सना की जानी चाहिए, जिनका सामाजिक त्याग होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए, हम उसको सार्वजनिक स्थलों पर बैठकर उसकी हम बड़ाई करने लगते हैं। ठीक है, आगे पारिवारिक में कौन कौन सी कारण है? एक तो पारिवारिक कारण है माता पिता का झगड़ा। यह भी बहुत बड़ा कारण है कि माता पिता के झगड़ा होने की वजह से भी बाल अपराधी बन जाते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली, जो परिवार छोटा होता जा रहा है, माता किसी के पास उनके भावनाओं को सुनने और समझने का वक्त नहीं है। जिसके एक ही बच्चा है, माता पिता दोनों नौकरी करने चले गए, वो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपराध के जगत में चला जाता है। आप बनारस के हैं तो आप जानते होंगे कि कुछ बहुत बड़े नामी डॉक्टर, उनके बच्चे साइकिल और मोटरसाइकिल चोरी में पकड़े गए। तो यही कारण होता है, उनके पास साइकिल और मोटरसाइकिल का अभाव नहीं होता, लेकिन वह इस तरह से उनकी भावनाएं इतनी अलग हो जाती है कि ऐसे कुकृत्य वह करने लगते हैं। फिर बहुत बड़ा परिवार भी होना एक कारण है, छोटा परिवार होना भी कारण है, और बहुत बड़ा परिवार भी होने में बच्चों का तिरस्कार होता है, बच्चों की तरफ सबका ध्यान नहीं जाता, यह भी एक कारण है। उसके बाद उपेक्षित व्यवहार, परिवार के लोग जब उसके साथ उपेक्षित व्यवहार करते हैं तब भी वह बालक अपराध प्रवृत्ति में चला जाता है। विद्यालयी कारक क्या क्या हो सकते हैं? एक तो सुरक्षा की भाव, विद्यालय में देखे होंगे कि कुछ लोग आप ध्यान, कुछ पहले से जो अपराधी हैं वो इस तरह से माहौल उत्पन्न करते हैं कि जो नए भी अपराधी बन जाते हैं। दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की जो दोषी है वह अपराध के तरफ लेकर चला जाता है, या अनुशासन, विद्यालय में जो कठोर अनुशासन है, पता चला कि वो बालक कोई गलती नहीं किया, उसे बहुत बड़ा सजा दे दिया गया, तो वो भी बालक अपराध की तरफ चला जाता है। कई बार देखे होंगे कि कई बालक अपने शिक्षकों को, अपने प्राचार्य को भी इस तरह से उन पर भी आक्रमण कर देते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा विद्यालयी कारण होता है। और एक अंतिम कारण है मनोवैज्ञानिक कारण, वह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मनोवैज्ञानिक कारण वह जो उनकी मानसिक द्वंद्व है, फ्रस्ट्रेशन है, ये इनके कारण भी बालक अपराधी बन जाते हैं। अब एक इस अपराधी बालकों में एक अंतिम पॉइंट है, वह है इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसा किया जाए। तो जिस तरह के समस्यात्मक बालक की जो शिक्षा व्यवस्था थी, लगभग वही व्यवस्था यहाँ भी हम अपनाकर इनको भी हम मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, या बाल अपराध की प्रवृत्ति को दूर रख सकते हैं, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार पहले सुन लीजिएगा, जो मैंने समस्यात्मक बालक के विषय में बताया था, उनकी शिक्षा की जो व्यवस्था के लिए मैं बात कहा था, वही व्यवस्था यहाँ पर भी करके हम बाल अपराध को रोक सकते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। रात का समय है, 11 बजने वाला है, काफ़ी देर हो गया है, काफ़ी लोग सोने जा रहे होंगे। ठीक है, अब आपका कोई प्रश्न हो
तो आप बताएं। प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में नोट्स मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ा हूँ, हमारे पास किताबें भी हिंदी की हैं और हिंदी के छात्र भी अधिक हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद पूनम जी। कोई प्रश्न हो आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा हो इससे संबंधित तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा एक बार हमारा ये सजेशन है कि आप अभिप्रेरणा वाले वीडियो को ज़रूर देखें, एक बार उसको अवश्य देखें, क्योंकि वह केवल पाठ्यक्रम के दृष्टि से उपयोगी नहीं है, वह आपके जीवन की दृष्टि से भी उपयोगी है। आप इस बात को समझ पाएंगे कि किताब को खरीदना या वीडियो रखना या यूट्यूब चैनल रखने से अधिक ज़रूरी है आप मोटिवेटेड हों, आप लक्ष्य के प्रति बिल्कुल लक्ष्य निर्देशित हों, तो आप सफल हो जाएंगे, सफलता आपके करीब आ जाएगी। तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर आप लोग देखें। सलमान का 1994 में हुआ था, 1994 हुआ था पंकज कुमार जी। सलमान का सम्मेलन स्पेन का सलमान का शहर है, वह 1994 में हुआ था, 1994 में हुआ था। सबको धन्यवाद पंकज जी, 1994 में हो। हाँ, मैं भी सोऊंगा ही, बिल्कुल धन्यवाद। देखिए, काउंसलिंग और गाइडेंस में मैं डिफरेंस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक जो सबसे बड़ा अंतर होता है, गाइडेंस सामूहिक हो सकता है बट काउंसलिंग इंडिविजुअल होता है, ये सबसे बड़ा अंतर होता है। दोनों में उसके शक्तियों का हम विस्तार करते हैं ताकि वो समस्याओं का समाधान कर सके, लेकिन काउंसलिंग में काउंसलिंग इंडिविजुअल होता है, एकल होता है, और गाइडेंस सामूहिक भी हो सकता है। ये एक बेसिक उसका अंतर है, और इसके बाद मैं वह शुरू करूंगा तो उसमें डिटेल से आपको बताऊंगा। अवसादग्रस्त बालक अवसादग्रस्त करता है, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, धन्यवाद सबको, शुभ रात्रि। ठीक है, गुड नाइट सबको, गुड नाइट।